नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे दस्तावेज की गहराई में उतर रहे हैं जिसने निवेश की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह है दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफे का पहला निवेशक पत्र, जो उन्होंने 1956 में लिखा था। जरा सोचिए, उस समय उनकी उम्र महज 25 साल थी। हाँ, सिर्फ 25 साल, ये सोचना ही कमाल है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस पत्र और उसके विश्लेषण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, और आज हमारा मकसद ये समझना है कि भाई इस शुरुआती दस्तावेज में ऐसा क्या खास था जिसने बफेट की दशकों लंबी सफलता की कहानी की, कह सकते हैं, पटकथा लिख दी। क्या वाकई उनके निवेश के पूरे दर्शन, उनकी पूरी फिलॉसफी के बीज इसी पहले पत्र में मौजूद थे? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब काफी हद तक हाँ में है। 1956 में जब उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की शुरुआत की, तो ये सिर्फ पैसे जमा करके निवेश करने का एक जरिया नहीं था। मतलब उन्होंने शुरुआत से ही कुछ बहुत स्पष्ट, बहुत बुनियादी नियम बनाए। अच्छा। हाँ, ये महज फंड मैनेजमेंट की बात नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। विश्वास कायम करने और उम्मीदों को सही दिशा देने के बारे में। सही कहा। और शायद सबसे अहम बात है ना, हाँ, जो उन्होंने पहले पत्र में ही लिखी, वो बेहद सीधी और स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, और ये पंक्ति गौर करने लायक है, मैं आपको तुरंत या अल्पकालिक नतीजों का कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूं कि मैं आपकी पूंजी को बिना किसी ठोस कारण के जोखिम में नहीं डालूंगा। ये लाइन, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये उस दौर की सोच के लिहाज से आप कह सकती हैं क्रांतिकारी थी। उस समय खासकर शेयर बाजार में शायद बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के नुस्खे ढूंढ रहे थे। हाँ, वो तो हमेशा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन बफेट ने शुरुआत में ही कहा, सुरक्षा पहले, मुनाफा बाद में। और सोच हमेशा लंबी अवधि की। एकदम सही। ये उनके पूरे करियर का और बाद में बर्कशायर हैथवे की संस्कृति का भी मूल मंत्र बन गया। चलिए इस पत्र में छिपे मुख्य सिद्धांतों को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। हाँ, जरूर। तो सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर बफेट ने जोर दिया, वो था पूंजी की सुरक्षा, कैपिटल प्रोटेक्शन। बिल्कुल। लेकिन उनके लिए जोखिम का मतलब सिर्फ पैसा गंवाना नहीं था, जो हम आमतौर पर समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जोखिम की परिभाषा ही अलग थी। उनके लिए जोखिम था ये ना जानना कि आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। बहुत ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप किसी व्यवसाय को अच्छी तरह समझते हैं, उसकी क्या कहते हैं, आंतरिक कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका सही अंदाजा लगाते हैं और उसे उस कीमत या उससे कम पर खरीदते हैं, तो जोखिम अपने आप कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ सही मूल्य पर खरीदना ही कुंजी है। ये दिखाता है कि मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन उनकी रणनीति के केंद्र में शुरू से ही था। शुरू से ही उनका पहला लक्ष्य पैसा बनाना नहीं, बल्कि पैसे को सुरक्षित रखना था। तो क्या ये एक तरह की रक्षात्मक, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं हुई? क्योंकि आमतौर पर लोग निवेश में आक्रामक रिटर्न चाहते हैं। हाँ, देखने में ये रक्षात्मक लग सकता है, लेकिन असल में ये वो बुनियाद है जिस पर लंबी अवधि में बड़ी सफलता की इमारत खड़ी होती है। सोचिए, जब आप अपना मूलधन खोने से बचते हैं, तो आपके पास भविष्य में मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाने के लिए पूंजी बची रहती है। हाँ, ये बात तो है। इसे आप जैसे कि क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह समझ सकते हैं। पहले पिच पर टिकना जरूरी है, रन अपने आप बनेंगे। बफे का मानना था कि बड़ी गलतियों से बचकर आप औसत से कहीं बेहतर परिणाम पा सकते हैं। ये सिर्फ शेयर नहीं, बल्कि एक चलते फिरते व्यापार का हिस्सा खरीदने जैसा नजरिया था। ये नजरिया वाकई अलग है। व्यापार में हिस्सेदारी खरीदना, ना कि सिर्फ शेयर के भाव पर नजर रखना। अच्छा, इस पहले सिद्धांत यानी पूंजी की सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है उनका दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, दीर्घकालिक सोच। हाँ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हाँ, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, कह सकते हैं। बफेट ने अपने निवेशकों को पहले ही पत्र में साफ कर दिया था कि अगर वे हर महीने या तिमाही के नतीजों के आधार पर पार्टनरशिप के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे तो वो निराश हो सकते हैं और निवेश के असली फायदे से चूक जाएंगे। उन्होंने बहुत पहले ही ये क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की अद्भुत शक्ति को पहचान लिया था। चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। बिल्कुल। लेकिन इसे काम करने के लिए समय चाहिए, और समय के साथ चाहिए धैर्य। तो बफेट अपने निवेशकों में ये धैर्य कैसे बनाए रखते थे, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव आता होगा?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उन्होंने शुरुआत से ही सही उम्मीदें तय की। उन्होंने बताया कि बाजार अल्पावधि में एक वोटिंग मशीन की तरह काम कर सकता है, जहां भावनाएं हावी होती हैं, डर, लालच, ये सब। हाँ। लेकिन लंबे अवधि में ये एक वेटिंग मशीन यानी तराजू की तरह काम करता है, जहां कंपनी का असली मूल्य, उसकी असलियत मायने रखती है। अच्छा। वोटिंग मशीन बनाम वेटिंग मशीन। हाँ, तो उनका संदेश साफ था। अगर आपने एक अच्छा व्यवसाय सही कीमत पर खरीदा है तो उसे बढ़ने का समय दें। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, जहां सूचनाओं की बमबारी है, ये धैर्य रखना शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल, और शायद ज्यादा जरूरी भी। हाँ, और कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छी चीजों को पकने में समय लगता है। बिल्कुल। धैर्य शायद निवेश का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे शक्तिशाली तत्व है। चलिए, अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, जो इन दोनों से जुड़ा है और विश्वास बनाने के लिए बेहद जरूरी है। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। हाँ, और ये भी कमाल की बात है। बफेट ने अपने पार्टनर से ये वादा किया था कि वे उनके साथ पूरी ईमानदारी बरतेंगे। न सिर्फ अच्छी बातें बताई जाएंगी, बल्कि अगर कोई गलती होती है या प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहता, तो उसे भी बिना लाग लपेट के साझा किया जाएगा। यही खुलापन बाद में बर्कशायर हैथवे की वार्षिक बैठकों और बफेट के पत्रों की पहचान बन गया, जिन्हें आज पूरी दुनिया के निवेशक पढ़ते हैं, सीखते हैं। उस समय 1950s के दशक में क्या इस स्तर की पारदर्शिता आम बात थी, खासकर फंड मैनेजमेंट की दुनिया में? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, शायद बिल्कुल नहीं। उस समय वित्तीय दुनिया शायद थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी हुआ करती थी, कम से कम आम निवेशक के लिए। बफेट का यह कदम उन्हें वाकई अलग खड़ा करता था। ये दिखाता था कि वे अपने निवेशकों को सिर्फ पैसा लगाने वाले ग्राहक नहीं, बल्कि सचमुच का भागीदार, पार्टनर मानते थे। सही बात है। सोचिए ना, जब आप किसी चीज में पैसा लगाते हैं और आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, भले ही नतीजे अस्थायी रूप से खराब हों, तो आपका भरोसा बना रहता है। हाँ, आप घबराते नहीं। आप घबराकर गलत समय पर बाहर नहीं निकलते। तो पारदर्शिता सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं है, ये अच्छी निवेश रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि यह निवेशक के व्यवहार को सही दिशा में रखने में मदद करती है। ये बहुत अहम बात है। पारदर्शिता निवेशक के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। अच्छा, पारदर्शिता तो ठीक है, लेकिन निवेशक ये कैसे जानेंगे कि उनका पैसा सही दिशा में बढ़ भी रहा है या नहीं? यहीं पर शायद चौथा सिद्धांत आता है, प्रदर्शन को मापने का एक मापदंड, एक बेंचमार्क तय करना। हाँ, और ये भी उन्होंने अपने पहले ही पत्र में कर दिया था। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने साफ कहा कि वे अपनी पार्टनरशिप के प्रदर्शन की तुलना डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से करेंगे, जो उस समय अमेरिकी शेयर बाजार का एक प्रमुख सूचकांक था। और सिर्फ तुलना ही नहीं, अच्छा, उन्होंने ये भी लक्ष्य रखा कि वे लंबी अवधि में डाउ जोन्स से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। खुद के लिए एक सार्वजनिक मापदंड तय करना, वो भी शुरुआत में ही, ये तो बड़े आत्मविश्वास की बात लगती है। आत्मविश्वास तो है, साथ ही ये जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी तय करता है। यह कहने जैसा है कि आप मेरे प्रदर्शन को इस पैमाने पर माप सकते हैं। इससे निवेशकों को एक स्पष्ट आधार मिलता है ये समझने के लिए कि फंड मैनेजर कैसा काम कर रहा है। हाँ, कि वो वैल्यू ऐड कर भी रहा है या नहीं। बिल्कुल। क्या वह बाजार से बेहतर रिटर्न दे पा रहा है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? यह खुद को कसौटी पर कसने जैसा है। और ये दिखाता है कि बफेट सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, वे अपने प्रदर्शन को खुले तौर पर परखे जाने के लिए तैयार थे। चलिए इन चारों सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखते हैं। पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, लंबी अवधि की सोच रखना, पूरी पारदर्शिता बरतना और अपने प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होना। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये साफ हो जाता है कि 1956 का यह पत्र ये सिर्फ कुछ शुरुआती नियम नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में वैल्यू इन्वेस्टिंग के उस दर्शन की व्यवहारिक नींव रख रहा था, जिसे बफेट ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा और फिर उसे अपने अनुभव से और निखारा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रैक्टिकल खाका था, ब्लूप्रिंट था। ग्राहम ने सिद्धांत दिए, बफेट ने उन्हें जमीन पर उतारा। इसका सार यही है, किसी व्यवसाय को समझो, उसकी कीमत का अंदाजा लगाओ। अगर वो कीमत आकर्षक है, मतलब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, तो उसे खरीदो। और फिर धैर्य रखो। और फिर धैर्य के साथ उसे बढ़ने दो। इन चारों सिद्धांतों, सुरक्षा, दीर्घकालिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ एक किताबी विचार रह जाता।
बफेट ने इसे कामयाब रणनीति में बदला। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि लगभग 70 साल बाद भी अगर हम बर्कशायर हैथवे के वार्षिक पत्र पढ़ते हैं, हाँ, तो उनमें यही मूल सिद्धांत गूंजते सुनाई देते हैं। जमाना बदल गया, बाजार बदल गए, कंपनियां बदल गईं, लेकिन ये बुनियादी उसूल वैसे ही कायम है। यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी शायद उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया भर में कितने ही निवेश के फैशन आए और गए, कितनी ही रणनीतियां लोकप्रिय हुईं और भुला दी गईं। हाँ, कितने ही अगले वॉरेन बफेट आए और चले गए। बिल्कुल, लेकिन बफेट अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहे। ये दिखाता है कि निवेश के सफल सिद्धांत समय के साथ बदलते नहीं हैं। हाँ, उन्हें लागू करने का तरीका थोड़ा बदल सकता है, लेकिन जड़ें वही रहती हैं। 50-60 साल से ज्यादा समय तक एक ही दर्शन पर टिके रहना, खासकर जब आसपास इतना शोर हो, आसान नहीं होता। इसके लिए असाधारण अनुशासन चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से आज के निवेशक क्या सीख ले सकते हैं, चाहे कोई अभी शुरुआत कर रहा हो या अनुभवी हो? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही है कि निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सफलता शोर शराबे या भावनाओं में बहकर नहीं मिलती, बल्कि ठंडे दिमाग, समझदारी, अनुशासन और धैर्य से मिलती है। बफेट के ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि बुनियादी बातों पर टिके रहना कितना जरूरी है। पूंजी बचाना, लंबा सोचना, ईमानदार रहना और खुद को जवाबदेह बनाना, ये सिर्फ निवेश के लिए नहीं, जीवन के कई पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण सबक हैं। और शायद ये भी कि जटिलता हमेशा बेहतर नहीं होती, है ना? बफे का दृष्टिकोण देखा जाए तो आश्चर्यजनक रूप से सरल है, लेकिन उसे लगातार निभाना वही असली चुनौती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वॉरेन बफे का असली जादू है। सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस को असाधारण अनुशासन, अनकॉमन डिसिप्लिन के साथ लागू करना। यह सिद्धांत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन भीड़ के विपरीत जाने का साहस, अल्पकालिक लालच से बचने का अनुशासन और दशकों तक अपने विश्वास पर कायम रहने का धैर्य, यही चीजें उन्हें बाकी लोगों से अलग करती हैं। सही कहा। और ये सिद्धांत आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। तो संक्षेप में कहें, वॉरेन बफे का 1956 का वो पहला निवेशक पत्र, वो महज एक औपचारिक दस्तावेज नहीं था। नहीं, वो उनके आने वाले शानदार करियर का, उनके निवेश दर्शन का घोषणा पत्र था। पूंजी की सुरक्षा, लंबी अवधि की सोच, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये वो 4 मजबूत स्तंभ थे जिन पर उन्होंने न सिर्फ अपनी शुरुआती पार्टनरशिप, बल्कि बाद में बर्कशायर हैथवे जैसा विशाल वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया। बिल्कुल, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि बुनियादी समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांतों पर टिके रहकर भी असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। और यहाँ एक विचार है जिस पर श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहाँ जानकारी सेकंडों में मिलती है, जहाँ सोशल मीडिया पर फोमो यानी पीछे छूट जाने का डर हावी रहता है, जहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और तुरंत मुनाफे का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, क्या वॉरेन बफेट के इन धीमे, स्थिर और धैर्य की मांग करने वाले सिद्धांतों पर टिके रहना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है? या फिर इस तेज रफ्तार और शोर शराबे के बीच इन सिद्धांतों का महत्व शायद और भी बढ़ गया है, क्योंकि यही हमें भटकने से बचा सकते हैं और सही रास्ते पर रख सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये मुश्किल है या ज्यादा जरूरी? उम्मीद है कि वॉरेन बफेट के इस ऐतिहासिक पत्र पर हुई हमारी इस बातचीत से आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा, कुछ ऐसे नुक्ते मिले होंगे जो आपके अपने वित्तीय सफर में काम आ सकें।